स्टार्ट द क्लास। ओके, विजिबल है स्क्रीन सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, यस सर। गुड। तो हम चैप्टर चल रहा था हमारा रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, तो इसकी सेकंड क्लास है आज। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पहला टॉपिक है पार्टनरशिप, देन वी डिस्कस प्रोपोर्शन। तो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो प्रोपोर्शन का इसमें यूज होता है। किस फॉर्म में? कि पार्टनरशिप इज व्हेन टू और मोर पीपल पूल इन मनी एज कैपिटल फॉर अ कॉमन वेंचर। क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसा लगाते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसका वो क्या होता है, लोगों में डिवाइड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट ईच हैज इन्वेस्टेड। तो भाई बात यही होती है कि जो ज्यादा पैसा लगा रहा है उसको ज्यादा पार्ट मिलेगा प्रॉफिट का, जो कम लगा रहा है उसको कम मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए किसी इंडिविजुअल ने पैसा लगाया है, उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो जाती है पार्टनर्स के लिए। ठीक है, कभी क्या होता है, कोई पैसा लगाने के बाद पार्टनरशिप से निकल जाता है बाहर, या फिर कोई नया पार्टनर आ जाता है। तो इन सब सिचुएशन में हम देखेंगे कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके रेशो के कॉन्सेप्ट पर ही। तो इसमें पहला केस क्या हो सकता है, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स आर C1 C2 C3, तीन अलग अलग अमाउंट है और टाइम जो है वो सेम है। तो क्या होगा, अगर सेम टाइम के लिए तीन पार्टनर है, मान लो तीन पार्टनर है A B C, ये पैसे लगा रहा है मान लो C1, ये लगा रहा है C2, ये C3। इसकी कैपिटल अमाउंट इसने मान लो C1 लगाया, इसने C2 C3। तो जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे शेयर देंगे उसे? भाई जिस रेशो में, हम कहेंगे जिस रेशो में अमाउंट है उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही होगा, सबसे लॉजिकल यही बनता है यस सर। कि भाई जिसने ज्यादा लगाया है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जिसने कम लगाया है उसको कम मिलना चाहिए। तो ये पहला सिंपल केस है, सेम टाइम इंटरवल है, टाइम सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, उनकी अमाउंट का। जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया हमने सिंपल सा, इसमें राहुल एंड रोहित get into rupees 4,000 and 5,000 to fund a new venture. In what ratio should they divide a profit of rupees this, मान लो इतना रुपीज हो गया, earned at the end of the year, एक साल के बाद। तो हम सिंपल क्या कहेंगे कि भाई एक ने लगाए हैं 4,000, एक ने लगाए हैं 5,000, तो उनका रेशो क्या हो गया, 4,000 रेशो इज टू 5,000। यानी सिंपल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 4:5। ये मान लो पहला राहुल का पार्ट है और दूसरा रोहित का। तो अगर सिंपल 9 रुपीज का भी प्रॉफिट होता, अगर 9 रुपीज का इन्हें प्रॉफिट होता, तो राहुल को कितने मिलते 9 रुपीज में से? 4 रुपीज। 4 रुपीज। तो सिंपल लॉजिक बन रहा है, 4:5 है। और रोहित को कितने मिलते? 5 रुपीज। 5 रुपीज। ठीक, अगर 18 का होता, 9,900, मतलब जिस भी होता हम उसको क्या करते हैं, इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो अब ये क्या कह रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,80,000। तो राहुल का पार्ट कितना हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि भाई 4:5 है, यानी 9 में से कितने पार्ट है राहुल के, 4। तो 4/9 इंटू जो भी प्रॉफिट हो रहा है। और राहुल का कितना हो जाएगा, वो रोहित का
5/9 इंटू दिस। तो ये आंसर आ जाएगा 80,000 और ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट में से 80,000 माइनस कर देंगे तब भी आंसर मिल जाएगा 100,000 यानी 1 लाख। ठीक, ये आंसर हो जाएगा सीधे। या फिर जैसे हम शॉर्टकट से कर रहे थे, हम कह रहे थे 4 + 5 कर दे तो क्या आ रहा है 9। तो अगर 9 का प्रॉफिट है तो 9 में से 4 और 5 मिलेंगे इन्हें। क्वेश्चन में दिया है टोटल प्रॉफिट 1,80,000। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक को? 20,000 से। भाई 9 इंटू 20,000 ही तो ये बनता। तो इसके 4 इंटू 20,000 यानी 80,000 और इसके 5 इंटू 20 यानी 100,000। ठीक है सर ये दूसरा स्टेप फिर से बता दें। दूसरा ये शॉर्टकट है। क्वेश्चन तो यहाँ यस खत्म सर। हो गया। ये दूसरे जो शॉर्टकट से हम कर रहे थे कि अगर 4:5 के रेशो में है तो टोटल प्रॉफिट अगर 9 है, 9 रुपीज है, तो 4 इसको मिलते राहुल को और 5 किसको मिलते रोहित को। यस सर। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है तुम्हें? प्रॉफिट 1,80,000। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20,000 से। यस सर 20,000। 20,000 हमारा फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो सबकी वैल्यू को 20 से करना पड़ेगा। यस सर। तो राहुल का प्रॉफिट होगा 80,000 और इसका हो जाएगा 100,000। ओके। तो ये तो सिंपल केस है। तो यही चीज है जब तुम्हारा टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है और अमाउंट अलग अलग है। अगर इसका उल्टा होता, अमाउंट सेम होती लेकिन टाइम पीरियड अलग होता, तो किस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता? इक्वल इक्वल रेशियो में सर। नहीं, टाइम पीरियड अलग है। मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने क्या करा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ केस। मान लो 3 पर्सन है, ए बी सी। ये भी 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी 5,000 कर रहा है, ये भी 5 कर रहा है। लेकिन ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने पूरे 12 के 12 मंथ तक उसका ये पैसा लगा रहा उस बिजनेस में। बी क्या हुआ? बी 6 मंथ्स बाद आया, तो उसके पैसे कितने लगे? सिर्फ 6 मंथ। और सी जो है, सी लास्ट में बिल्कुल, मान लो कि 9 मंथ के बाद आए, 10th मंथ से, तो उसके सिर्फ 3 मंथ्स लगे। तो क्या करोगे? क्या सेम होना चाहिए प्रॉफिट का शेयर? नो सर। सर 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 जितने मंथ्स के लिए आया उतने मंथ्स के लिए मिलेगा। जैसे सर 3 मंथ्स के लिए आया तो 3/12 हो जाएगा। यस। तो हम इसी को रेशो ले लेंगे कि भाई इसका 12 के 12 मंथ्स लगा रहा, तो इसको 12 पार्ट्स का प्रॉफिट मिलेगा। ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लगा तो इसका 6 पार्ट हो गए, और इसके पैसे सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लगे तो इसके 3 पार्ट्स। यानी 3 से चला जाएगा 4:2:1। इस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दो केस तो सिंपल है। अगर अमाउंट सेम है और टाइम अलग है तो सीधे टाइम का रेशो डिसाइड कर देता है, या फिर टाइम सेम है और अमाउंट अलग अलग है तो अमाउंट का रेशो डिसाइड कर देता है कि किस शेयर में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब एक इसके बाद लास्ट केस है। लास्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट भी अलग है और टाइम भी अलग है, यानी पैसे भी अलग लगे हुए हैं और टाइम भी अलग लगा हुआ है, तो क्या होगा? सर पर मंथ निकाल के नहीं कर सकते? एक मिनट। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो
ABC enter into a partnership. They invest rupees 40,000, 80,000 and 1,20,000. यानी A ने कितना इन्वेस्ट किया है 40,000, B ने कितना इन्वेस्ट किया 80,000 और C ने कितना इन्वेस्ट किया 1,20,000. At the end of the first year, एक साल बाद क्या हुआ, B withdraws rupees 40,000. B ने क्या करा 40,000 निकाल लिए. While at the end of second year, C withdraws rupees 80,000. In what ratio will the profit be shared at the end of 3 years? देखो अब टाइम क्या है 3 years है, तो इसमें पहले ये डिसाइड करो ए का पैसा कितने मंथ्स लगा है, कितने टाइम लगा है. तो 3 years के लिए पूरा. तो देखो यस सर। ए के बारे में कहीं नहीं दिया कि उसने कुछ पैसे निकाले या कुछ किया, तो ए ने पूरा कितना लगाया है 3 years. तो ये अमाउंट आ गई और ये टाइम आ गई है. बी ने क्या करा 80,000 लगाए थे. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बी विड्रॉज रुपीज 40,000. तो बी ने कितना पैसा कितने ईयर्स के लिए लगाया है, तो बी ने लगाया सर है 80,000 तो लगाया कितने साल के लिए 1 ईयर के लिए. 1 year और कितना विड्रॉ कर लिया 40,000 40. तो 40,000 कितने साल के लिए लगाया 2 years 2 years. इस तरीके से लिखेंगे हम इसका पैसे. पहले साल में 80,000 और उसके अगले दोनों साल उसका कितना पैसा लग रहा 40,000. क्लियर है, यही है क्वेश्चन में के Yes, sir. अकॉर्डिंग. नाउ सी पर आते हैं. सी क्या कह रहा है, at the end of second year C withdraws rupees 80,000 तो पहले 2 ईयर तक उसने कितने पैसे लगाए 1,20,000 तो 1,20,000 उसके कितने साल तक लगे रहे 2 years 2 ईयर्स के लिए. और लास्ट ईयर में उसका कितने पैसे लगे रहे 80,000 40,000 40,000 40,000 हाँ विड्रॉ करिए 80,000 तो उसके पैसे कितने Yes, लगे sir. रहे Yes. 40. 1 year. ठीक है. तो अब हमें ये सिचुएशन पता चल गई. तो देखो जब भी टाइम और अमाउंट दोनों अलग अलग होती है तो जो रेशियो होता है इनके प्रॉफिट शेयरिंग का वो होता है इनकी अमाउंट इनटू टाइम. इसको हम मल्टीप्लाई करके एक यूनिट बना देते हैं. तो अमाउंट इनटू टाइम, तो इससे अब दोनों चीजें कवर हो जाती है. उसकी अमाउंट की वैल्यू भी कवर हो जाती है और उसके टाइम की वैल्यू भी. तो जब अलग अलग होगा तो हम इस रेशियो से करेंगे. वैसे भी जो सेम भी कर रहे हैं तो अगर हम इसमें रखेंगे तो सेम वाला कैंसिल हो जाएगा. तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये फॉर्मूला जनरल है, चाहे सेम हो या अलग हो आप इस फॉर्म में लिख लो. जहां पे जो चीज सेम होगी वो कट जाएगी. जैसे अगर तीनों का टाइम सेम होता तो टी ए टी बी टी सी कट जाते, कैंसिल हो जाते. सिर्फ क्या बचता रेशो सी ए सी बी सी सी. या फिर अमाउंट सेम होती तो सी ए सी बी सी सी कट जाते, सिर्फ रेशो क्या आ जाता है टी ए टी बी टी सी. तो आप इसको जनरल ऐसे भी सोच सकते हो या फिर जब अलग अलग होगा तब हम इस फॉर्म में लिख ले. तो हमें क्या करना है, कैपिटल जो भी पैसा जो लगा इनटू जितने टाइम तक वो पैसा लगा रहा इसका मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते. तो ए के लिए क्या अमाउंट है 40,000 और कितने साल तक लगी रही 3 ईयर. तो ए का जो शेयर बनेगा वो होगा 40,000 इंटू 3 इस टू. बी के लिए क्या होगा,
एक साल के लिए 80,000 है और 2 साल के लिए 40,000 है। तो ये इसका सम हो जाएगा 80,000 इंटू 1 प्लस 40,000 इंटू 2, यही होगा। यस सर। इनके लिए जो अमाउंट है और जो उसका टाइम है, इनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ दो अलग अलग केस थे, तो इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। और लास्ट क्या है, सी के लिए भी दो केसेस है, 120,000 इंटू 2 प्लस 40,000 इंटू 1। तो देखो 1000 कॉमन है तो हम हटा भी सकते थे, तो ये रेशियो हो जाएगा 40:3 रेशियो 80 इंटू 1, ये नीचे लिखा हुआ है, भी देखो 40 इंटू 3 ये हो जाएगा 80 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 2, देन 120 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 1, यानी आ गया, मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, 120 80 इंटू 1 80 प्लस 40 इंटू 2 80 160, और ये 240 प्लस 40 280। अब और कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 43 जा 44 जा 47 जा 3:4:7। तो जो भी अमाउंट अगर प्रॉफिट की तुम्हें दी होती है तो किस रेशियो में शेयर होगी, 3:4:7, ये होगा। सर ठीक है, 347 कैसे कैसे मिला? सब 40 के मल्टीपल है ना, देखो 43 जा यस 44 जा 46। यस। रेशो को हम सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर होता है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके सर। ठीक, तो समझ में आ गया सेम केसेस में कैसे करोगे और डिफरेंट केसेस में। तो याद क्या रखना है, उनकी अमाउंट इनटू जितने टाइम तक वो अमाउंट उस बिजनेस में लगी रही, उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसी के बेस पे फिर जो भी फाइनल प्रॉफिट होगा वो उसके बेस पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये रेशियो का इसमें यूज था कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें प्रॉफिट का शेयर दे रखा है, मतलब पिछले क्वेश्चन में तुमने पहले प्रॉफिट निकाला था, यहाँ प्रॉफिट दे रखा है। अब वो कह रहा है कि दे पार्टनर फॉर 14 मंथ 8 मंथ एंड 7 मंथ रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। प्रॉफिट का शेयर दे रखा है, 3 पार्टनर है, मान लो एबीसी। तो एबीसी को जो प्रॉफिट मिल रहा है, इट इज इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। ये प्रॉफिट का शेयर दे दिया इस बार, और जितने टाइम तक उन्होंने पैसे लगाए वो भी दे रखा है हमें। ए का टाइम है 14, बी का टाइम है और सी का टाइम, अगर इनका रेशियो निकाले तो ये आ जाएगा। तो बताओ ये जो अमाउंट इन्होंने लगाई होगी ये किस रेशियो में होगी, ये पूछो। सर अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू रेशियो, तो फिर वैसे ही कर देंगे। तो होना क्या चाहिए कि भाई इनकी अमाउंट और इनके टाइम का अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो वो कितना रेशियो आना चाहिए था, 5:7:8।
तो टी ए टी बी तुम्हें टाइम दे रखा है 14, 8, 7, तीनों की देखो यूनिट सेम है तो कुछ चेंज नहीं करना, मैं ऐसे रख लेते हैं। तो सी ए इंटू 14 इज टू सी बी इंटू 8 इज टू सी सी इंटू 7, this should be equal to 5:7:8, ये आना चाहिए। अब बताओ सी ए सी बी सी सी की वैल्यू क्या होगी? चाहो तो ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। बताओ। सर नन ऑफ दिस शायद। पता नहीं मुझे, देखो आंसर अभी पता नहीं इसका, ट्राई करो आराम से। सर ए होगा, सॉरी ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, ओके। और किसी का? देखो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू रख के देख लो तुम, अगर Option क्वेश्चन 4. पूरा सॉल्व नहीं करना। 4 आ रहा है? देखो या तो ऑप्शन रखे करो, यहाँ 3 रेशो है ना, 3 रेशो को तुम एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो या तो हम इसको क्या करें, दो अलग अलग फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करें, ठीक है। हम इसको क्या करें, तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। एक तरीका है कि ऑप्शन रख के देख ले, कि हम इसे मान ले 5, अगर ऑप्शन 1 से मैं चेक करके देखूं तो सी ए को अगर मैं मान लू 5 तो ये हो जाएगा 70 इस टू बी को मान लू 4 तो 32 और ये है 4, 4 7 जा 28। तो क्या ये 5:7:8 आ रहा है रेशो? क्या ये रेशो 5:7:8 है या नहीं है? नहीं है भैया। इसके अंदर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, सिर्फ 2 के अलावा कुछ नहीं है। तो 2 से ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14, ये रेशो आ रहा है 5:7:8 नहीं। तो एक तरीका तो ये है कि ये ऑप्शन रख के मैं चेक कर लूं। दूसरा, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2-2 का रेशो लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यानी पहले मैं कहूंगा सी ए को मान लेता हूँ, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसे एक्स ले लेता हूँ, इसे वाई ले लेता हूँ, इसे जेड ले लेता हूँ। तो 14x इज टू 8y ये इक्वल है 5:7 के। तो 14x इज टू 8y ये है 5:7, यानी 14x अपॉन 8y इज इक्वल टू 5/7। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 इंटू 14x इज इक्वल टू 5 इंटू 8y। तो 2 से ये गया 7 और इधर आ गया 4, यानी हमें क्या मिला 49x इज इक्वल टू 20y। एक रिलेशन ये मिली। ऐसे ही हम सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा 8y इंटू 7z, 8y इज टू 7z इज इक्वल टू 7:8, ये वाला रेशो। तो इसे हम लिख सकते हैं 8y अपॉन 7z इज इक्वल टू 7/8। तो इसका मतलब हो गया 64y
इज इक्वल टू 49z। तो हमें ये दो रिलेशन पता चल गई, 64y इज इक्वल टू 49z। अब इसे देखो, एक्स वाई जेड की इन दो इक्वेशन से वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन द रेशियो। यहां से हम दो रेशियो से निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके आगे? 49x इज इक्वल टू 20y, 64y इज इक्वल टू 49z। कोई बताएगा इसका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? फोर्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू 20y, 64y इज इक्वल टू 49z। हमें रेशियो निकालना है इसका, एक्स वाई जेड निकालना था ना हमें। एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है ना। एक्स वाई जेड क्या है? सी ए, सी बी, सी सी, तीनों की अलग अलग अमाउंट। तो हम अगर x को y के टर्म में लिख लें या y को x के टर्म में लिख लें और इधर y को z के टर्म में लिख लें, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। तीनों को अगर हम एक वेरिएबल के टर्म में लिख लें तो हम आंसर को लिख सकते हैं। जैसे इन दोनों में y कॉमन है, तो y वाला रेशियो तो ऐसे रहने दो। x को क्या करो, y के टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x को y के टर्म में, x इज इक्वल टू 20/49, y ये लिख सकते हैं। यस सर। थोड़ा सा सोचो, देखो क्वेश्चन ट्रिकी है। तुम मेन स्टेप को समझो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बनेगी कि एक्स वाई के टर्म में कुछ और इक्वेशन है, वाई जेड में कुछ और है, और तुम्हें एक रेशियो लिखना है, तो क्या करोगे? तुम देखोगे दोनों में कॉमन क्या है। भाई दोनों में y कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं x को y के टर्म में लिख लूं और z को y के टर्म में लिख दूं, और y तो y रहेगा ही रेशियो में, उसमें रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। यहां पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो यहां रख दो। z विल बी इक्वल टू 64/49 y। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ 49 है, यहाँ 49 है। अगर 49 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रेशियो आ जाएगा? 20:49:64। तो ये होना चाहिए इसका। ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमने फार्मूला वही रखा, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन था। तुम्हें रेशियो दे रखा था प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो निकालना होता तो ज्यादा आसान था, कि दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालना था। लेकिन इस बार क्या है, प्रॉफिट का रेशियो गिवन था, तुम्हें बैकवर्ड मूव करना था, कि यानी अमाउंट का रेशियो पता करना था। तो हमने फार्मूला तो वही लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा। लेकिन सॉल्व करने के लिए दो तरीके थे, या तो ऑप्शन रख के चेक कर लेते तो हम बता सकते थे, या फिर दो दो रेशो करके दो इक्वेशन बना ली हमने।
अब उन दोनों इक्वेशन में क्या करा, देखा कौन सा कॉमन वेरिएबल है, भाई y कॉमन है, तो y को तो ऐसी y रहने दिया, बाकी रेशो में x को y के टर्म में लिख लिया और z को भी y के टर्म में लिख लिया, तो हमें रेशो पता चल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे समझो कि अगर ऐसे दो अलग अलग इक्वेशन आ जाए और तुम्हें एक कॉमन रेशो बनाना है तो किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे कि कॉमन देखोगे कि एक वेरिएबल जरूर कॉमन होगा, भाई दो इक्वेशन है तो एक वेरिएबल कॉमन है उसमें, तो उस कॉमन को तो रेशो में ऐसे ही रहने दो, बाकी वो उस कॉमन रेशो के टर्म, उस कॉमन वेरिएबल के टर्म में कर लो। जैसे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल थे, वाई कॉमन था, तो रेशो में वाई हमने ऐसी वाई रहने दिया, एक्स को वाई के टर्म में लिख लिया और जेड को भी वाई के टर्म में लिख लिया, वाई कैंसिल कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर मिल गया रेशो का। ठीक है, तो तीन रेशो अगर तुम्हें ऐसे दे रखे हैं और कोई टर्म निकालना है तो दो दो करके ही सॉल्व होगा, डायरेक्ट हम तीन के लिए इक्वेट नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, दो रेशो को जब हम इक्वल करके लिख देते हैं दैट इज नोन एज प्रोपोर्शन। जैसे a अपॉन बी या a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू d, तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू d, या फिर आपने देखा होगा इस तरीके से भी लिखा होता है a इज टू बी एज, दो ऐसे डबल डॉट ऐसे लगा देते हैं, c इज टू d। तो ये प्रोपोर्शन हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये सब तीनों का मतलब एक ही है। यानी a बाई बी का जो रेशो है वो इक्वल टू है c बाई डी से, तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन, यानी दो रेशो इक्वल है तो आपस में क्या है, ये प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो वर्ड याद रहेगा, प्रोपोर्शन मतलब दो रेशो इक्वल है। यस सर। या फिर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। द ऑर्डर इज सैक्रोसेंट, इसका क्या मतलब होता है, इस वर्ड का मीनिंग बताएगा कोई? ये वर्ड अच्छा लगा था इसलिए मैंने लिख लिया है, वरना इसकी जगह सिंपल वर्ड यूज कर सकता था। इसका कोई बता सकता है एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम तो नहीं, कुछ और होता है, बहुत अच्छा वर्ड होता है ये। सर विद रिस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, हाँ थोड़ा रेस्पेक्ट से ही रिलेटेड होता है। सैक्रोसेंट मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है या फिर इतना रेस्पेक्टफुल होता है, मतलब इतना ज्यादा होता है कि हम इसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। मतलब होता है ना कुछ चीजों के लिए कि भाई नहीं आप इसको पूछ भी नहीं सकते, मतलब इतना ज्यादा परफेक्ट। परफेक्ट नहीं, मतलब इतना ज्यादा रेस्पेक्टफुल या उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है लोगों के लिए कि आप उस चीज पे कोई क्वेश्चन करे तो वो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया तुमने, मतलब ऐसा कैसे तुमने पूछ कैसे लिया इसके बारे में, तो दैट इज नोन एज कि यस। इट इज सैक्रोसेंट है उनके लिए। तो यहाँ पर ऐसे बीच में वर्ड आया करे ना तो इन्हें कहीं लिख लिया करो, अच्छे वर्ड होते हैं, एमबीए में तो काम आते हैं ये। तो द ऑर्डर इज यस सर। सैक्रोसेंट, तो यहाँ हमारे लिए क्या सैक्रोसेंट है, इसका ऑर्डर, यानी अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ये ए बी सी डी ही रहने चाहिए, हम ऐसे नहीं कर सकते कि ए सी बी डी कह दे कि ये प्रोपोर्शन। ऑर्डर इज सैक्रोसेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी ऑर्डर से हम ये ऐसे रेशो लिखते हैं।
ठीक, तो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ए और डी कहलाते हैं एक्सट्रीम और बी एंड सी कहलाते हैं मीन वैल्यूज। तो ये जो प्रोपोर्शन होता है, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती है, दोनों एंड वाली, और ये बीच वाली जो है बी और सी, ये मीन वैल्यूज। तो अगर कोई भी चार प्रोपोर्शन में है तो ये होना जरूरी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। वो हमें यहाँ देखो रेशो से भी दिख रहा है कि भाई ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होंगे तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो अगर चार नंबर कभी भी प्रोपोर्शन में होंगे तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, या फिर इससे चेक भी कर सकते हैं कि ये चार नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सिंपली है। तो प्रोपोर्शन क्या है, सिंपल प्रोपोर्शन कब कहते हैं हम, जब हम दो रेशो को आपस में इक्वल कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो। बस दो रेशो को इक्वल करने का मतलब है दे आर इन प्रोपोर्शन। तो चार वैल्यूज ए बी सी डी कब प्रोपोर्शन में होते हैं, जब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, या फिर ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। यानी दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनकी मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू जो मीन वैल्यूज है उनकी मल्टीप्लाई। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी सी डी, अगर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब पहले दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू अगले दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू उसके नेक्स्ट दो नंबर का रेशियो, उसके नेक्स्ट दो नंबर का रेशियो। तो अगर कोई नंबर्स हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनका रेशियो लेते जाओ, पहले दो, फिर नेक्स्ट दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट दो, फिर दो, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, Yes. Yes, sir. नंबर लिखे हुए ऑर्डर से, उसका पहले का रेशियो इक्वल टू फिर अगले दो का रेशियो, फिर उससे अगले दो का रेशियो, सब इक्वल है। अगर हम सिर्फ तीन नंबर की बात करें कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ये होगा इक्वल। और यहाँ इसकी अगर हम Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज B इक्वल टू square. बी सी। ये कुछ ऐसा पढ़ा था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। चलो पहले हम क्या कह देते हैं, इस केस में हम बी को क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी। ये वर्ड थोड़ा याद रख लो, मीन प्रोपोर्शन। तो अगर कोई दो नंबर दे रखे और तुमसे कहा है कि इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो क्या करना है, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी और क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। यानी मीन प्रोपोर्शन टू ए एंड सी क्या होगा, ए और सी की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। कुछ ऐसा कहीं पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ देख के, एएम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में कुछ था ऐसा। Yes, sir. क्या एपी था में ये? पढ़े थे सर। बी क्या था, ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो दोनों का सम करके डिवाइड कर दो, ज्योमेट्रिक मीन क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो यानी मीन प्रोपोर्शन क्या होता है एक्चुअल में, ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर्स का। ठीक है,
चलो अब कुछ आती है ऑपरेशंस ऑन प्रोपोर्शन। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दो रेशो हमें दे रखे हैं, यानी हम क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन अ प्रोपोर्शन। तो अगर ए बी सी डी किसी प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। देन तो हम कुछ ऑपरेशन होते हैं जो आगे से हम ट्रू मान के चलेंगे। पहले का नाम है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, तो क्या वर्ड लगा हुआ है इसमें, ऑल्टर, यानी हम अगर ये हमें गिवन है कोई भी रेशो, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, यानी सी को यहां ला सकते हैं और इस बी को इधर पहुंचा सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। हमने क्या करा, इस सी को इधर लिया है और ये जो बी था इसको यहां पहुंचा दिया। तो अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो a बाई सी विल बी इक्वल टू b बाई डी। ठीक, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। तो तुम्हें नाम याद रहे नहीं रहे वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये रिलेशन समझ में आना चाहिए कि a बाई सी और c बाई डी है, तो हम c और b को आपस में चेंज कर सकते हैं। जब c और b को कर सकते हैं, तो a और d को भी कर सकते होंगे। तो हम इसको ऐसे d बाई बी इज इक्वल टू सी बाई ए ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, 1/3 इज इक्वल टू 2/6, ये होता है। यानी क्या 1/3 इज इक्वल टू 2/6 होता है? 1/2 is equal to तो अगर हम 2/6 नहीं होगा, और रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होके 1/3 तो आएगा ओ यस सर, यस सर। भाई, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, 1326। यानी मैं कह सकता Yes, हूं sir. कि 1326 आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है, एक प्रोपोर्शन में है। तो अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं, यानी 1/2 इक्वल टू 3 को इधर ले जाऊं, 3/6, कुछ फर्क पड़ा या सेम है, अभी भी इक्वल है? सर इक्वल है अभी भी। अभी भी Equal. equal है। या फिर 6/3 इज इक्वल टू 6 इधर आ जाता और 1 इधर आ जाएगा, अभी भी सेम है। यस सर। ठीक, तो ये छोटी छोटी है जो ट्रू होती है, बस समझाने के लिए कि इसको ऑल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो कहते हैं। तो ये है कि ऑल्टर करेंगे तब भी सेम रहेगा। इन्वर्टेंडो का क्या मतलब है, उल्टा कर दो। अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसका इनवर्स कर दो, यानी b अपॉन ए विल बी इक्वल टू d बाई सी। सेम इसी एग्जाम्पल के लिए लिख लो, 1/3 इज इक्वल टू 2/6। तो इसको अगर रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू 6/2। तो अभी भी इक्वल है। ठीक है, तो ऑल्टरनेंडो इसे कहते हैं, इन्वर्टेंडो। ये क्वेश्चन में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, तो इसलिए समझाने के लिए अलग से बता रहा हूँ कि इस तरीके से मूव करोगे, यानी डी को इधर ले जाओ, ए को इधर ले आओ, तब भी रेशो सेम रहेगा, या फिर इसको इधर करोगे और इसको इधर लेके आओगे तब भी रेशो, रेसिप्रोकल करोगे दोनों साइड का तब भी रेशो सेम रहेगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो, अब आते हैं आगे वाले। कंपोनेंडो क्या होता है, अगर कोई रेशो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को ऐड कर दें न्यूमरेटर में,
दोनों साइड के, जो भी ऑपरेशन करेंगे वो दोनों साइड, तो भी रेशो क्या रहेगा, सेम। जैसे सेम एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं, चेंज नहीं कर रहा। 1/3 इज इक्वल टू 2/6। तो अगर मैं इसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दूं, यानी 1 + 3/3 विल बी इक्वल टू 2 + 6/6, यानी 4/3 विल बी इक्वल टू 8/6। ठीक है, सेम रहेगा। दिस इज नोन Yes, sir. कंपोनेंट। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, या फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, तब भी क्या होगा, सेम रहेगा। डिविडेंडो क्या है, डिविडेंडो में क्या करते हैं, माइनस कर देते। अगर a/b इज इक्वल टू c/d है और हमने क्या करा, मान लो माइनस कर दिया, लेकिन ये याद रखना जो भी ऑपरेशन कर रहा है वो दोनों साइड होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा है तो राइट हैंड साइड में भी वही करना पड़ेगा, तो भी रेशो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। जैसे 1/3 में क्या करा हमने, माइनस कर दिया 3 न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, 2 में से 6 माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया देखो, -2/3 इक्वल टू -4/6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 इज इक्वल टू 4/6 होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम रहेगा रेशो, रेशो मेंटेन रहेगा। Yes, sir. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो। जब प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, और जब माइनस कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो। एंड दिस इज माइनस वाले को कहते हैं डिविडेंडो। ये एक्चुअल में कैसे कर रहे हैं हम, अगर मैं दोनों साइड 1 प्लस कर दूं, देखो इस साइड +1 कर दूं और इस साइड +1 कर दूं, तो मैं एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी। मैं दोनों साइड अगर मैं तुमसे कहूं +1 कर दो तो यही आ जाएगी चीज। यहां मैं तुमसे कहूं कि दोनों साइड 1 माइनस कर दो, a/b में से -1 कर दो और c/d में से -1 कर दो, तो जब एलसीएम लोगे तो यही चीज आ जाएगी। तो इक्वेशन के दोनों साइड +1 या -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनल ये भी होगा। इसे हम शॉर्ट में ऐसे समझ लेते हैं कि न्यूमरेटर ऐड कर दिया या डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। अब दोनों को एक साथ कर दो तो इट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं। तो अगर a/b इज इक्वल टू c/d है, तो अगर मैं प्लस कर रहा हूं और नीचे माइनस कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू, दूसरी साइड भी सेम रिलेशन रहेगी। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मिलके दोनों जब एक साथ यूज होता है तो ये फिर हमें हेल्प कर देता है कैलकुलेशन में। तो समझ गए, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो क्या है, कंपोनेंडो क्या है, डिविडेंडो क्या है, और जब दोनों एक साथ लिख रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब जैसे ये दे रखा है तुम्हें, देखो इसका यूज कहाँ होगा, सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स आर इन द रेशियो 8:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स हमें नहीं गिवन है, हम मान लेते हैं एक्स वाई। अब वो क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स, यानी इनका सम अपॉन सम ऑफ टू नंबर्स हो गया x + y और डिफरेंस ऑफ टू नंबर हो गया
x माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 8/5। ये हमें क्वेश्चन में दिया, सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। हमसे पूछ रहे हैं x बाई वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एक तरीका तो यह है कि 5 को यहां मल्टीप्लाई करो और इसको इधर साइड मल्टीप्लाई करो। ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 8x माइनस 8y। y को इधर भेज दो ताकि प्लस हो जाए और x को इधर ले आओ। तो ये हो गया 13y इज इक्वल टू 3x। तो x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3x इज इक्वल टू 13y। तो y इधर आएगा, x बाई वाई की वैल्यू हो गई 13/3। ये आ जाएगी। तो ये तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके निकाल लिया, लेकिन देखो ये है, अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दूं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या आएगा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इस साइड ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। एक बार न्यूमरेटर ऐड कर दूं और एक बार उसमें से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दूं। देखो यही था ना, किस फॉर्म में लिख रहे थे हम, भाई a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर था तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया, इस साइड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, इस साइड न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया। तो यही करें दोनों जगह। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगा, 8 प्लस 5 अपॉन 8 माइनस 5। यही आएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो। यहाँ क्या बचेगा 2x और नीचे क्या बचेगा 2y, 2 से 2 कैंसिल, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू 13/3। आ गया आंसर ये। क्लियर। तो यहां पर हमें ये कंपोनेंडो डिविडेंडो हेल्प कर देता है। अब जैसे ये a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसी सिचुएशन आती है। तो a बाई बी इज इक्वल टू 4/5 हमें दे रखा है और c बाई डी इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं ना भैया, a को b के टर्म में लिखा जा सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 4b अपॉन 5 और c इज इक्वल टू 4d अपॉन 5। ये लिख सकते हैं। यहां से ये लिखो, यहां से ये लिखो, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4b/5 का स्क्वायर। c स्क्वायर की जगह क्या हो गया,
अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो ये रखने से फायदा क्या हुआ हमें, 4/5 का मतलब हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 16/25। अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो देखो क्या बचेगा, b² माइनस d², और डिनोमिनेटर में भी क्या है, b² माइनस d²। ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 16/25। तो हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, ये तो थोड़े चलो उसमें प्रॉब्लम कर रहे थे। ये बताओ, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच सो दैट द रिमाइंडर्स आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो आराम से, कि 4 नंबर हमें दे रखे हैं, इसमें से क्या माइनस करें फ्रॉम ईच, यानी हर एक में से सेम एक नंबर माइनस करना है, सो दैट द रिमाइंडर्स आर प्रोपोर्शनल। क्या हो सकता है इसमें, मतलब क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन रीड करके बताओ। क्या करना है हमें, एक नंबर है किस नंबर किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें जिससे वो इक्वल हो, प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल हो, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट यस। नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो हम मान लेते हैं एक्स, तो जब 7 में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 माइनस एक्स। 8 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 माइनस एक्स। 11 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 11 माइनस एक्स। 14 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 14 माइनस। तो ये जो 4 नंबर हैं ये क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, यानी कि अपॉन दिस शुड इक्वल टू, भाई अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये 4 नंबर प्रोपोर्शनल कब होते हैं, जब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ये हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बन गई है। अब वो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। सर 5। 5, ओके। तो देखो अभी इसे देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये इक्वेशन है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, फिर उसे सिंप्लीफाई करके तब कुछ एक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना हमें। कैसे कर सकते हैं, और क्या तरीके से कर सकते हैं, सर ऑप्शन देख के। ऑप्शन देख के। भाई ये x की वैल्यू तो दे रखी है तुम्हें कि 1 माइनस करें, 2 माइनस करें, 3 माइनस करें, 4 माइनस करें या 5 माइनस करें, तो इसे माइनस ही करके देख लो ना सीधे। ऑप्शन 1 का मतलब है हर एक में से क्या माइनस करना है हमें, 1। तो अगर मैं सब में से 1 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 6, 7, 10, 13। तो क्या ये नंबर प्रोपोर्शनल है, यानी 6/7 इज इक्वल टू 10/13 है, नहीं। ऑप्शन 2 के हिसाब से जरा करके देखो, 2 माइनस करके देखो सब में से, तो क्या नंबर आ जाएंगे हमारे पास,
5, 6, 9 और 12। तो क्या 5/6 इज इक्वल टू 9/12 है? नहीं। अगर रेशियो से नहीं कर सकते तो फिर इस तरीके से करके देख लो कि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई ये इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने 3 माइनस कर दिया सब में से, तो ये हो गया 4, 5, 8, 11। तो ये प्रोपोर्शनल तब होंगे जब इसकी मल्टीप्लाई यानी 44 विल और ये 40 इक्वल होनी चाहिए थी, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 माइनस कर दो सब में से, तो ये हो जाएगा 3, 4, 7, 10। तो 30 और इसकी प्रोडक्ट आ रही 28, ये भी नहीं है। तो जब चारों नहीं हो रहा है तो ये लास्ट वाला ही होगा ऑप्शन। चेक करके देख लेते। 5 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 2, 3, 6 और 9। 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18। तो 18 इक्वल टू 18 इसी में आ रहा है देखो। तो 4 नंबर प्रोपोर्शन में तभी होते हैं जब उनकी एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल टू मीन की प्रोडक्ट होती। तो ये हमें ऐसे इक्वेशन बना के कि क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर कैंसिल और फिर सॉल्व कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ये तो सीधे नंबर माइनस करके देख ले, या यहाँ पर अगर इक्वेशन बना ली थी तो फिर यहाँ एक्स की वैल्यू रख रख के चेक कर लेते कि कौन सी वैल्यू पे सही आ रहा है। ठीक, तो ये थोड़ा ऑप्शन को ध्यान रखो साथ। What number must be added to each of this such that result are in continued proportion? तो देखो पिछले जैसा ही है, अब करके बताओ जरा क्या आएगा आंसर। ऐसा नंबर बताना है जो हम इन तीनों में ऐड करें तो जो भी रिजल्ट आए वो क्या हो, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो। तो पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देख लेते हैं। अगर 3 नंबर है ए बी सी, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होते हैं? जब a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिडिल वाला टर्म है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों की प्रोडक्ट। अगर ये सिचुएशन है तो तीनों नंबर क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे। तो ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि ये 13, 25, 45 में वो नंबर ऐड होने के बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाए। तो देखो मैथमेटिक्स हम कर सकते हैं लेकिन हम मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे। हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे कि मिडिल वाला जो है इसका स्क्वायर शुड इक्वल टू 13 प्लस एक्स इंटू 45 प्लस एक्स। इसे सॉल्व नहीं करेंगे कि इसे ओपन करके सॉल्व कर रहे हैं। सीधे एक्स रख के देखो कौन सी वैल्यू आ रही है ऐसी। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यानी x इजिकल टू 2 रख के देख लेते हैं। अगर x इजिकल टू 2 रख लूँ मैं तो ये नंबर हो जाएगा, पहला हो जाएगा 15, सेकंड वाला हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 47। नहीं 47 तो नहीं, नहीं ये तब होंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जब 27 का स्क्वायर यानी 27 इंटू 27 शुड इक्वल टू 15 इंटू 47। ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या आ गया, एक यहाँ प्राइम नंबर आ गया। 2 नहीं होगा, कुछ और होगा देखो। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ये तो 17 बन रहा है, ये 29 बन जाएगा। नहीं
देखो यहाँ स्क्वायर है और ये इसकी प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई भी अगर इधर प्राइम ऐसा आ जाए ना 17, 47, 23, तो फिर दोनों साइड प्राइम होंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो ऐसे नंबर अगर कहीं दिख रहा है कि जो प्राइम बन रहा है तो उसे रहने दो, फिर कोई और सा ऑप्शन होगा। तो 2 में भी देखो एक प्राइम आ गया, 4 रखने पे भी प्राइम आ रहा है। क्या 5 आंसर। 5, 13 + 5 18, 20 + 30 और 50। हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है नंबर। तो क्या होना चाहिए, ये मिडिल वाला टर्म 30 का स्क्वायर शुड इक्वल टू इन दोनों की प्रोडक्ट 900 और 18 × 5 यस 900। ये आंसर होगा। यानी तीनों में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 18, 30 और 50, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, यानी 18/30 का जो रेशो है वो होगा रेशो इक्वल टू 30/50। ये भी 3/5 हो गया और ये भी 3/5 हो गया। यस तो हमें देखो ऐसे क्वेश्चन में बस याद ये रखना है मेन, कि जहां ऐसी क्वाड्रेटिक इस टाइप की इक्वेशन बन रही है तो ऑप्शन से ट्राई करो, फिर उसे क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करो, मतलब इक्वेशन सॉल्व करने की। चलो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड 24, ये तो इजी है, बता दो फौरन। मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें 6 एंड 24। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जो भी दो नंबर के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी उनके बीच क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। सर 12। तो So अगर yes, sir, option 2. ओके तो अगर दो नंबर है एक्स वाई, इसका आपको मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन एक ही बात है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया 6 एंड 24, तो 6 × 24 और इसके स्क्वायर रूट। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 24 को लिख सकता हूँ 6 × 4, तो 2 6 आ रहा है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, और 4 है तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। यस 12, ऑप्शन 2। तो मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो याद रखना है बीच वाली वैल्यू यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है सीधे। हाँ अब ये है, देखो जरा क्वेश्चन, द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस आर इन द रेशो दिस। 3 क्लास है मान लो ए बी सी, तो उसमें वो पहले किस रेशो में थे, 2:3:4। फिर क्या हुआ, 40 स्टूडेंट्स आर एडेड टू ईच क्लास, देन रेशो बिकम दिस। यानी क्या हुआ, इसमें भी 40 ऐड हो गए, इसमें भी 40 ऐड हो गए, इसमें भी 40 ऐड हो गए, तो न्यू रेशो बन गया 4:5:6। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 3 क्लासेस कितने थे। तो यहाँ जब भी देखो ऐसे पूछा होता है इसका मतलब शुरू में कितने थे, 40 बाद में ऐड किए, तो ये हमेशा इनिशियल वाले केस में पूछ रहा है। अगर फाइनल पूछता तो मेंशन करता जरूर। तो कौन सा हो सकता है इसमें से आंसर, तो देखो स्टूडेंट किस रेशो में थे, 2:3:4, 2:3:4 रेशो में थे ना।
यस सर। तो अगर मैं इनका टोटल कर लूँ तो टोटल क्या आ जाएगा, मान लो 9, 4 7 3 2 9 है ना। तो यहाँ पर देखो बाई चांस क्या है कि सारे ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। कैसे देखते थे चेक 9 से डिविजिबिलिटी के लिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। So sum of all numbers. सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ये देखो 7 2 9, 8 और 1 9, 6 2 और 1 9 और 5 3 8 9, यानी चारों नंबर 9 से डिविजिबल है। तो टोटल हमारा 9 है रेशियो स्केल में। तो एक्चुअल स्केल में क्या होगा, 9 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होना था। तो 9 के चारों मल्टीपल है, तो इससे तो हमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। वरना कभी कभी क्या होता है कि इसी तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता है। तो यहाँ नहीं हो रहा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेके चलते हैं, एक बार ऑप्शन से करके देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लूं, यानी टोटल स्टूडेंट कितने ले लूं, 270। तो कोई मुझे बता सकता है क्लास ए में कितने स्टूडेंट थे और बी में कितने थे और सी में कितने थे, ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग। किस रेशो में थे इसमें, मैंने रेशो का सर ए टोटल में देखा। 60। गुड। तो देखो 9 है और यहाँ पर टोटल कितना है 270, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 30। तो 32 जा 60, 33 जा 90 और 34 जा 120। गुड। तो हमारे पास ए बी सी क्या आ गया ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग। देखो हम ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं। 60 90 120, इन तीनों का सम 270 सही आ रहा है। और ये क्या 2 3 4 के रेशो में है, 2 3 4 के रेशो में सही है, यहां तक तो ठीक है। अब अगर सेकंड कंडीशन पूरी हो जाएगी तो यही आंसर हो जाएगा। अगर हम हर क्लास में कितने स्टूडेंट ऐड कर दे, 40। तो देखो ये कितने हो गए, ए में 100 हो गए, इसमें 40 ऐड कर दे तो कितने हो गए 130, और इसमें 40 ऐड कर दे तो कितने हो गए 160। अब अगर इनका मैं रेशो लूं तो आ जाएगा 10:13:16, 4:5:6 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 तो सही नहीं है। ऑप्शन 2 करके देखो, टोटल 9 था, इस बार क्या है टोटल 120, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 20। तो ए में कितने हो गए, ए में थे 2, तो 2 इंटू 20 यानी 40। बी में कितने हो गए 3 इंटू 20 यानी 60, और सी में कितने हो गए 4 इंटू 20 यानी 80। अब इसमें अगर 40 स्टूडेंट ऐड कर दूं मैं, तो ये हो गया 80, ये हो गया 100 और ये हो गया 120। इसका रेशियो क्या 4:5:6 आ रहा है। यस सर। तो आंसर कौन सा हो गया यानी हमारा ऑप्शन ऑप्शन 2। नंबर 2। तो हमने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन ने ऑप्शन से ही कर लिया, अपना अभी हमने सॉल्व नहीं किया कि हम कैसे करते। तो ये ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत जगह हेल्प करता है, बस ये है कि तुम कितना क्विकली सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारा ओरिजिनल रेशो गिवन था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन थे, तो उसको हमने रेशो के अकॉर्डिंग कर लिया। और फिर कंडीशन ये चेक करी कि 40 स्टूडेंट अगर ऐड कर दे तो नया रेशो 4:5:6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आ गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगर हम इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता, देखो इसमें थोड़ा ज्यादा लग जाता, क्योंकि यह 3 वैल्यूज है। तो हम ओरिजिनली क्या मानते, हम देखो इक्वेशन बना के करते तो हम कहते हैं कि पहले ए के पास है 2x स्टूडेंट, बी में है 3x और सी में है 4x।
अब जब 40 ऐड हो गए तो ये हो गया 2x प्लस 40, ये हो गया 3x प्लस 40 और ये हो गया 4x प्लस 40। इसका रेशियो इक्वल टू गिवन है 4:5:6। तो हम इसे दो दो करके लेते, हम कहते कि भाई 2x प्लस 40 अपॉन 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 4/5। यहां से हम सॉल्व करते तो हमें मिलती x की वैल्यू आ जाती 10x प्लस 200 और ये 15, 5x 80, 200 और 40। यहां से हमें x की वैल्यू आ जाती 10x प्लस 200, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं विल बी इक्वल टू 12x प्लस 160। तो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20 आ जाता। फिर मैं सबको 20 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर आता। तो हम ऐसे इक्वेशन बना के भी इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जहां पर अगर तुम्हें दिमाग लग रहा है कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं तो ऑप्शन से कर लेना चाहिए, वो ज्यादा फास्ट है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, इसे अभी रहने देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन पर आओ। ये देखो पिछली उसमें तुमने एवरेज में मिक्सचर एलिगेशन में ये क्वेश्चन किया था इस टाइप के। टू सॉल्यूशन कंटेनिंग milk and water in the ratio 2:3 and 3:2 are mixed in the ratio 1:4. What is the final ratio of milk and water? ऐसे किए थे मिक्सचर एलिगेशन में। किए थे या नहीं, याद आ रहा है देख के कुछ या नहीं? पहले तो ये बताओ। sir. यस सर। तो कैसे करते थे हम? मिल्क और वाटर देखो अलग अलग गिवन है, तो पहला काम हमारा क्या होता था, या तो मिल्क अपॉन टोटल करो या फिर वाटर अपॉन टोटल। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, मिल्क अपॉन टोटल लेके करते थे। तो हम कह देते थे कि पहले सॉल्यूशन में क्या है, 2/5 है मिल्क, दूसरे वाले में क्या है 3/5 है मिल्क। अब इसको किस रेशो में मिक्स किया, 1:4। तो ये 1 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। तो सी एवरेज निकालना था तुम्हें, तो या तो एलिगेशन से हम ऐसे निकाल लेते थे सी एवरेज, यहाँ माइनस करके कुछ आता था, इधर माइनस करके कुछ, उसका 1/4 के रेशो में कर दो, या फिर बैलेंसिंग द स्केल से करते थे कि ये W1 इसका 1 है, W2 इसका 4 है, इसके C1 की वैल्यू 2/5 है, C2 की वैल्यू 3/5 है। तो सी एवरेज जो होगा वो इसके बीच में होगा कहीं। ये 1:4 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका रेशो क्या हो जाएगा, 4:1। 4:1। फिर ये 5 पार्ट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होंगे, उसके हिसाब से हम सी एवरेज निकाल लेते हैं। क्लियर? ये तो दो तरीके थे ही। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन को करते हैं रेशो के अकॉर्डिंग। क्या रेशो से ये क्वेश्चन हो सकता है? तो देखो यहाँ पर रेशो तो इन्वॉल्व था ही पहले से, तो अब हम इन दोनों में से किसी से नहीं, तीसरे मेथड से कर रहे हैं। तीसरे क्या, चौथा। फर्स्ट मेथड तो डायरेक्ट वेटेड मीन था कि C1W1 प्लस C2W2 अपॉन W1। तो ये फार्मूला तो हर जगह था ही, अपॉन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू सी एवरेज। तो पहला मेथड था वेटेड मीन, दूसरा था बैलेंसिंग ऑफ द स्केल और तीसरा था एलिगेशन। अब इसको हम कर रहे हैं फोर्थ मेथड से, रेशियो के अकॉर्डिंग। देखो दो सॉल्यूशन है, एक में दोनों में क्या है, मिल्क और वाटर का अलग अलग रेशियो है। वो कह रहा है इस दोनों सॉल्यूशन को हम इस रेशियो में मिक्स कर दें
तो फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अच्छा, इसमें ध्यान रखना दोनों जगह हमने मिल्क अपॉन टोटल कन्वर्ट किया है, ये याद रखना। पूछा क्वेश्चन में क्या है, मिल्क एंड वाटर, तो इसे बाद में आपको कन्वर्ट करना होगा मिल्क और वाटर में। जब भी हम बैलेंसिंग से करते हैं या फिर एलिगेशन से करते हैं तो हम मिल्क और वाटर कभी नहीं लेते, हम या तो मिल्क अपॉन टोटल लेंगे या वाटर अपॉन टोटल। तो जो भी आंसर आएगा वो उसी हिसाब से आएगा। अगर आप मिल्क अपॉन टोटल ले रहा हो तो आंसर भी मिल्क अपॉन टोटल रेशो आएगा। तो अगर क्वेश्चन में मिल्क और वाटर का पूछा तो हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिल्क तो आ ही जाएगा, मिल्क वाला पार्ट। तो वाटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से मिल्क माइनस करना पड़ेगा, तब वाटर का पार्ट आएगा। याद है ना ये चीज, मिल्क अपॉन टोटल लेके करोगे तो आंसर भी मिल्क अपॉन टोटल में आएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशो, तो फाइनल में ये कन्वर्ट करना जरूर याद रखना लास्ट में। अब हम करते हैं रेशो वाले मेथड से। देखो बहुत सिंपल है रेशो से, अगर थोड़ा सा समझ लो बस। पहला सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 में क्या हो रहा है, कितने पार्ट मिल्क है और कितने पार्ट वाटर है। सॉल्यूशन 1 में मिल्क और वाटर सर 2 कितने कितने पार्ट पार्ट है। मिल्क, 2 पार्ट्स मिल्क है, और वाटर कितने पार्ट्स है। 3 पार्ट्स। 3 पार्ट, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन 2 में क्या हो रहा है, मिल्क कितने पार्ट्स है, 3, ये है ना 3:2। और वाटर कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स। क्लियर। अगर मैं इसका टोटल 5 लीटर ले लूं, टोटल अगर 5 लीटर ले लूं मैं, तो मिल्क कितने लीटर हो जाएगा। सॉल्यूशन 1 अगर मैं 5 लीटर ले लूं टोटल, तो मिल्क कितने लीटर होगा उसके अंदर। 2 लीटर। 2 लीटर। और वाटर कितना होगा, 3 लीटर। 3, 3 सॉल्यूशन 2 भी मान लो मैं 5 लीटर ले लूं, तो इसमें मिल्क कितने लीटर होगा, 3। और वाटर कितना होगा, 2 लीटर। 2 लीटर। भाई सिंपल है ये, इतना मिल्क होगा इतना वाटर होगा। क्लियर यहां तक। भाई ये तो यस सिंपल सर। रेशियो था, 2:3 था, दोनों का सम 5 होता, तो मैंने कहा 5 लीटर है सॉल्यूशन 1 मान लो, तो 2 लीटर मिल्क है, 3 लीटर वाटर है। S2 किया था वो भी 3 और 2 के रेशियो में था, तो मैंने 5 मान लिया, तो मिल्क आ गया 3 लीटर, वाटर आ गया 2 लीटर। अब वो कह रहा है कि इसको अगर हम रेशियो 1:4, 1:4 का मतलब है S1 के कितने पार्ट है, 1, और S2 कितना पार्ट है, 4 पार्ट। तो अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूं S1 को, और S2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब बताओ मिल्क कितना हो गया और वाटर कितना हो गया। S1 में कितना मिल्क हो गया, सर 2 मैंने क्या, 2 लीटर। भाई 1 है यानी सेम 5 लीटर ही रखा मैंने, तो ये तो 2 लीटर ही है, और वाटर क्या है 3 लीटर ही है, यानी S1 मैंने कितना माना है 5 लीटर ही। लेकिन S2 मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मान लिया 20 लीटर। तो इस 20 लीटर में अब मिल्क कितना हो गया, 5 लीटर में तो 3 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 12। 12 और वाटर कितना हो गया, वाटर कितना था 2 लीटर था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने लीटर हो जाएगा 8 8 8। तो टोटल मिल्क देखो कितना आ गया 14 लीटर, और टोटल वाटर कितना आ गया 11
तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 14:11। आंसर आ जाएगा 14:11। यस सर। तो देखो समझे क्या करा हमने, सिर्फ रेशियो का कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को किया है। हमने क्या माना पहले, S1 सॉल्यूशन 1 में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 2:3। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने मान लिया S1 क्या है, 5 लीटर है मान लो, क्योंकि 2 और 3 का सम 5 लीटर है। तो उसमें से मिल्क कितना है, 2 लीटर है, और वाटर कितना है, 3 लीटर है। फिर हमने कहा S2 में रेशियो दे रखा था 3:2, तो हमने कहा चलो इसे भी 5 मान लेते हैं। तो इसमें से मिल्क कितना हो गया, 3 लीटर, और वाटर कितना हो गया, 2 लीटर। अगर यहां पर ये क्वेश्चन होता कि इनको सेम इक्वल रेशियो में मिक्स कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाता, हम इसकी क्वांटिटी को यहीं ऐड कर देते, मिल्क भी 5 लीटर हो जाता और वाटर भी 5 हो जाता, तो आंसर आ जाता 1:1। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस रेशियो में मिक्स कर रहा है, 1:4। यानी जितना भी S1 है, S2 क्या होना चाहिए, उसका 4 टाइम्स होना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा चलो 4 टाइम करना है, तो S1 को तो 5 ही रहने देते हैं, S2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो मिल्क 3 लीटर था वो 4 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। जो वाटर 2 लीटर था वो 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो गया। तो टोटल मिल्क की क्वांटिटी हो गई 14 लीटर और टोटल वाटर की हो गई 11 लीटर। टोटल S1 प्लस S2 हमारे पास हो गया 25 लीटर। लेकिन तुम्हें सिर्फ मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा था, तो आंसर यही हो गया 14:11। कुछ आया, क्लियर हुआ? सर ये ज्यादा इजी है। ज्यादा जो तुम्हें समझ में आ जाए, 4 मेथड है, चारों में से किसी से भी कर सकते हो। जिसको C1 W1 वैल्यू समझ में आ रही है वो सीधा मल्टीप्लाई कर दे, जिसको बैलेंसिंग द स्केल या एलिगेशन आ रहा है उससे कर ले, और जिसको ये रेशियो आ जाए तो इससे कर लो। अब यही चीज हम 3 के लिए करते हैं। अब 3 वेसिल ABC आर कंप्लीटली फिक्स नहीं है, completely filled, containing milk and water in the ratio 2:3, 3:1, 1:2। 3 के अंदर तुम्हें क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। तीनों को क्या करा है, चौथे वेसिल में डाल दिया। तो वो कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ इफ वॉल्यूम ऑफ ABC आर इक्वल। यानी पहला केस क्या था कि तीनों इक्वल है, और सेकंड केस है तीनों क्या है, 3, 4, 5 के रेशियो में। तो वही है, देखो मिल्क और वाटर अगर बैलेंसिंग से करते तो 2 बार यूज करना पड़ता तुम्हें, क्योंकि 3 वेसल्स है, पहले A और B को मिलाते फिर उसको C से मिलाते। अब हम इसे रेशियो से करने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्या होगा। क्या करेंगे, पहले A के अंदर मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, मिल्क एंड वाटर क्या है, ये रहा 2:3। तो मिल्क है 2 पार्ट्स और वाटर है 3 पार्ट्स। बी में क्या है, 3:1। और सी में क्या है, 1:2। तो ये सबका रेशो आ गया मिल्क और वाटर का। तो अब हम टोटल अगर लेंगे तो देखो 2 और 3 मिलके कितना हो रहा है, 5, 3 और 1 मिलके कितना हो रहा है, 4, और 2 और 1 मिलके कितना हो रहा है, 3। अब ये देखो अलग अलग हो गए, ये 5 में से 2 और 3 पार्ट है, ये 4 में से 3 और 1 पार्ट है, ये 3 में से 1 और 2 पार्ट है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम नहीं था, पिछले क्वेश्चन में सेम था, इसलिए हमें
सोचना नहीं पड़ा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हम 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर नहीं ले सकते, हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब हमें एक ऐसी मतलब वैल्यू लेनी पड़ेगी कैपेसिटी की, ताकि उसमें ए भी हम आराम से डिवाइड कर सके, मतलब 5 पार्ट हो सके जिसके, बी के भी ऐसी कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। ये एक्चुअल में कैपेसिटी है ना, जिस वेसल के अंदर है ये उसकी कैपेसिटी है। ये लीटर है ऐसे लिखूंगा ना मैं, 4 लीटर 3 लीटर, ताकि मैं इनको डिवाइड कर सकूं। तो मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 5 लीटर को भी आराम से 2 और 3 पार्ट में कर सकूं, 4 को भी 3 और 1 में डिवाइड कर सकूं, और 3 को भी 1 और 2 में डिवाइड कर सकूं। कैपेसिटी क्या लूं मैं, 5 लीटर लूं, 4 लूं, 3 लूं, या 10 लूं, या 20 लूं, या 30 लूं, क्या लूं मैं? सर एलसीएम। गुड, एलसीएम। हम लेंगे एलसीएम ऑफ 5 4 3, यानी कि कितना आएगा 5 4 3 का एलसीएम? 5 4 3 का एलसीएम 60। है। वो तीनों को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें, तो तीनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम है। यानी मैं कैपेसिटी कितनी ले लूं, 60 लीटर। 60। तो 60 लीटर का के हिसाब से मुझे ये बताओ, मैंने क्या करा, सबको 60 60 मान लिया है थोड़ी देर के लिए अभी। अब मुझे ये बताओ, ए वेसल के अंदर कितना मिल्क हो गया और कितना वाटर हो गया? 2 और 3 पार्ट थे, तो 60 के हिसाब से देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा मुझे, 12 से। तो इनको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसके अंदर कितना मिल्क हो गया, 24 लीटर, और वाटर कितना हो गया, 36 लीटर। देखो रेशो मेंटेन रहा, 2:3 रहा ना अभी भी। 4 लीटर वाला था, इसको 60 लीटर बनाया, तो किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 15 से। तो इसके अंदर मिल्क कितना होगा, 45 लीटर, और वाटर कितना होगा, 15 लीटर। थर्ड वाले में 3 लीटर था इसकी कैपेसिटी, इसको 60 बना दिया, तो सबको 20 से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी 20 लीटर, और वाटर कितना होगा उसके अंदर, 40 लीटर। तो मिल्क के कितने पार्ट हो गए, कितने लीटर हो गया मिल्क, अगर मैं इसको यहाँ ऐड कर लूं कितना हो गया, 89। गुड। और वाटर कितना हो गया, 91। ठीक, यहां तक आ गए हम। अब देखो अगर तीनों की कैपेसिटी 60 60 लीटर होती, तो उसमें मिल्क कितने लीटर होता और वाटर इतने लीटर होता। तो क्या ये हमें पहले पार्ट का आंसर मिल गया? अगर हम वॉल्यूम ए बी सी का इक्वल हो, यानी इक्वल रेशो में मिक्स करें, यानी इक्वल कैपेसिटी का रेशो उनकी एबीसी का अगर सेम रेशो हो, यानी वो कैपेसिटी में सेम हो, तो उसके अंदर मिल्क कितने पार्ट होगा, 89 लीटर। लीटर। तो अब वो रेशो ले लिया हमने, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, यही आंसर होगा 89:91। भाई यही तो तुम्हें, देखो क्वेश्चन को फिर से रीड करो, हम कर क्या रहे थे, 3 वेसल है एबीसी, कंप्लीटली फिल्ड है, उसके अंदर क्या मिल्क और वाटर है अलग अलग रेशो में, 2:3 है, एक में 3:1 है, एक में 1:2 है। कंटेंट को क्या है, चौथे वेसल में डाल दिया, यानी तीनों में से मिक्सिंग कर दी। तो कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बताओ इफ वॉल्यूम ऑफ एबीसी, अगर वॉल्यूम ऑफ
जो वेसल थे एबीसी, उनका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो वॉल्यूम इक्वल है, यानी अगर सबका वॉल्यूम 5 लीटर होगा तब भी यही रेशो होगा, वॉल्यूम 10 लीटर होगा तब भी यही रेशो होगा, वॉल्यूम 60 होगा तब भी यही रेशो होगा। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि ए में 2 और 3 पार्ट है, तो अगर 5 लीटर होता तो हम इसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते 2 और 3 के टर्म में। अगर बी 4 लीटर होता तो 3 और 1 के आराम से डिसाइड हो जाता। सी अगर 3 लीटर होता तो मिल्क 1 लीटर और वाटर 2 लीटर हो जाता। तो हमने कहा है कि अगर सेम ही कैपेसिटी रखनी है तो क्यों ना एलसीएम ले लो 543 का, यानी कि 60 लीटर ले लेते हैं हम कैपेसिटी। हम कहते हैं ए भी 60 लीटर है, बी भी 60 है, सी भी 60 है। 60 लेने से फायदा क्या हुआ, हमें अब वाटर और मिल्क की कैपेसिटी निकालने के लिए सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया। वो 4 में 3 और 1 पार्ट थे, तो 4 को 15 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 3 को 15 से करो, 1 को 15 से करो, उसकी कैपेसिटी आ गई। ऐसी लास्ट में सी की आ गई। मिल्क और वाटर अलग अलग आ गए, अब मिल्क ऐड कर लो, वाटर ऐड कर लो, इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर ये? यस सर। अब कह रहा है 3:4:5 के रेशियो में मिक्स करेंगे तो क्या होगा मिल्क और वाटर का रेशियो। तुम्हें क्या करना था, अगर तुमसे सिर्फ सेकंड पार्ट पूछा होता, जरा इस बात को ध्यान से समझना, अगर सिर्फ सेकंड पार्ट पूछा होता, सिर्फ सेकंड पार्ट, तब भी तुम्हें ये पहला वाला स्टेप करना पड़ता, 60 लीटर तब भी बनाना पड़ता। क्यों, कोई बता सकता है कि तब भी हमें ये 60 लीटर क्यों बनाना पड़ता, चाहे सेकंड क्योंकि भी सर पूछा हम हो। 60 लीटर को 3/9 के रेश नहीं सर, तब 60 लीटर को इस रेशियो में बांटेंगे। 60 को इसमें नहीं बांटेंगे, हम क्या करेंगे, वेसल ए की कैपेसिटी लेंगे 60 इंटू 3 यानी 180 लीटर। वेसल बी की कैपेसिटी लेंगे 60 इंटू 4 यानी 240 लीटर। और वेसल सी की कैपेसिटी लेंगे 60 इंटू 5 यानी 300 लीटर। हम अब ये लेंगे 180, 240, 300, क्योंकि हमें रेशियो क्या मेंटेन रखना है उनकी कैपेसिटी का, 3:4:5। तो 60 यानी एक ऐसी कैपेसिटी ले लेंगे जो सबका एलसीएम है। तो इसमें तुम मिल्क और वाटर के अलग अलग पार्ट बता सकते हो 60 के, क्योंकि वो तीनों का एलसीएम है। तो 60 क्यों लिया था हमने, 60 इसलिए लिया था कि हर 60 लीटर में हमें मिल्क और वाटर का तीनों वेसल के लिए, ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग कैपेसिटी पता चल गई कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। अब तुम्हें इसको मिक्स करना है 3:4:5 के रेशियो में। तो क्योंकि 60 पे तुम्हें सबकी अलग अलग कैपेसिटी पता है, तो इसी 60 को 3:4:5 के रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये निकाल लो कि 180 में से मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा। 240 में मिल्क और वाटर कितना होगा, 300 में मिल्क और वाटर कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो। यहां जो मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा वो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। भाई हर 60 लीटर में से मिल्क कितना है, 24 लीटर है। तो 180 लीटर में कितना मिल्क होगा, 180 कैसे मिला, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो उसमें जो मिल्क है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा और वाटर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 24 3 जा 72, 36 3 जा 108। 60 से 240 4 से मल्टीप्लाई होके बना है। तो वेसल बी के अंदर जो मिल्क और वाटर है उसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 4 जा 94, 180, 15 4 जा 60। वेसल सी 60 इंटू 5 करके बना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
100 और 200, इसे ऐड कर लो। 2, 8 और 7 15, 352 और ये हो जाएगा 68, 368। तो मिल्क और वाटर का रेशो ये आ जाएगा तुम्हारा। तो मिल्क इज टू वाटर इज इक्वल टू 352 इज टू 368। देखो 4 आ रहा है, 4 से ये शायद दोनों जाएंगे, यस। तो 4 से अगर मैं इसे काटूं तो 8 4 एंड देन 32, 88 इज टू 92। अभी भी 4 से ये चले जाएंगे, यानी 22 इज टू 23। ये आंसर है। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 22 इज टू 23। फिर से देखो, समझो क्या किया। 3 वेसल थे अलग अलग, उसमें हर एक में मिल्क और वाटर का रेशियो अलग अलग था। लेकिन इस बार सम करने पे क्या हो रहा है, एक 5 बन रहा था, एक 4 बन रहा था, एक 3 बन रहा था। तो कोई कॉमन लेके हम नहीं निकाल सकते थे, तो हमने एलसीएम लिया, 60 आ गया। 60 लीटर लेके फिर हमने निकाल लिया कि उसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है, मिल्क कितना है, बी में वाटर कितना है, सी में मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो अगर सेम कैपेसिटी यानी सेम रेशियो में मिक्सिंग होती, यानी ए बी सी का सेम वॉल्यूम होता, तो हमने यही ऐड कर लिया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो होता 89:91। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि 3:4:5 के रेशियो में करो। 3:4:5 के करने के लिए हमने क्या करा कि 60 हमारा सेम कैपेसिटी में, हमें सबका मिल्क और वाटर अलग अलग पता है 60 पर। तो पहले का 60 इंटू 3 कर दो, दूसरे को 60 इंटू 4 कर दो, थर्ड को 60 इंटू 5 कर दो। तो इन तीनों की मिक्सिंग क्या हो गई, 3:4:5 के रेशियो में हो गई। और हमें मिल्क और वाटर की कैलकुलेशन के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमें 60 में से पता था 180 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए के अंदर कितना मिल्क और वाटर है ये पता चल गया। बी के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके अंदर मिल्क और वाटर पता चल गया। सी के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके अंदर मिल्क और वाटर पता चल गया। दोनों को ऐड करके रेशियो निकाल दिया। क्लियर ये पॉइंट? तो ये हमने मिक्सचर एलिगेशन वाला रेशियो की हेल्प से किया है, विदाउट यूजिंग वो फार्मूले। उस फार्मूले से भी आप कर सकते थे बात, लेकिन उसमें करने में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप C1 C2 जो एवरेज लेते हो या परसेंटेज लेते हो या रेशियो लेते हो, वो हमेशा मिल्क बाई टोटल या वाटर बाई टोटल जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू टोटल लेना है। तो जब फाइनल हम कैलकुलेशन करते हैं वो मिल्क अपॉन टोटल आता है, तो वाटर के साथ अगर रेशियो पूछा तो फिर से अलग निकालना पड़ता, या हम मिल्क और वाटर अलग अलग लेके चल रहे हैं तो हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हुआ या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस पे अभी भी? तो ये एक तरीके से आपका चौथा मेथड है इसी एक तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। तो एक बार शॉर्ट हम देख लेते हैं रिवीजन कि क्या क्या किया हमने आज। तो शुरू किससे था, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में आपको दो ही चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की और कितने टाइम तक की। तो एक तरीके से उन दोनों की जो प्रोडक्ट होती वो हमारे लिए क्राइटेरिया होता है रेशो। मतलब वो रेशो की फॉर्म में होता है कि प्रॉफिट जब शेयर करना है तो उसी रेशो में करेंगे, यानी उनकी अमाउंट इनटू टाइम। तो अगर सेम टाइम हो जाता है तो सिर्फ अमाउंट रह जाती है, और अगर सेम अमाउंट होता और डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है तो फिर टाइम उनका जो होता है वो क्राइटेरिया बन जाता है। तो सिंपल यहाँ पर है ये, अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनकी अमाउंट इनटू टाइम, जितने टाइम तक पैसा लगा रहा बिजनेस में उस टाइम को हम मेन कैलकुलेट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी अमाउंट से। तो ये जो यूनिट बनी मनी इनटू टाइम,
ये हमारे लिए क्राइटेरिया होता है प्रॉफिट शेयरिंग का। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रोपोर्शन पे आए, प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशो को इक्वल आपस में करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और ये तब होता है जब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो उसमें ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो इसमें हम मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ये प्रोपोर्शन में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो प्रोपोर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, रेशो को आप उल्टा कर दो, आपस में इन्वर्ट कर दो। कंपोनेंडो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर दो, लेकिन दोनों साइड, या फिर माइनस कर दो, या फिर दोनों ऑपरेशन एक साथ प्लस माइनस। तो ये ऐसी सिचुएशन में यूजफुल हो जाता है जहाँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया, तो कंपोनेंडो लगा दोगे तो सीधे x बाई वाई का रेशो बन जाता है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रेशो इस फॉर्म में दिए रखे, कोई वैल्यू पूछी, तो हम a और b को ऐसे रख के सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट रिमाइंडर, यहाँ एक्चुअल में वो रिमाइंडर वाली बात नहीं हो रही जो हम डिवीजन के बाद रिमाइंडर लेते थे। यहाँ रिमाइंडर का मतलब है जो चीज बची हुई है लास्ट में, यानी माइनस करके जो वैल्यू बची, दैट इज ये 7 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, ये रिमाइंडर से मतलब। तो यहाँ उस रिमाइंडर से कंफ्यूज मत होना कि कहीं डिवीजन या उसकी बात तो नहीं हो रही। रिमाइंडर मतलब बची हुई जो चीज है। तो अगर 7 में से x माइनस किया, तो जो चीज बची हुई है वो है 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स प्रोपोर्शन में हो, तो x की क्या वैल्यू हो। तो ऐसे में हमेशा ऑप्शन उससे रख के देखो और चेक कर लो कौन सी वैल्यू। व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड सो दैट रिजल्ट आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो इसमें भी हम ऑप्शन से ही करेंगे। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन अगर कभी भी निकालना होता है 2 नंबर का, तो उनको मल्टीप्लाई करो और उसके स्क्वायर रूट। ये रेशो में थे, 40 स्टूडेंट किया तो रेशो 4 5 6 हो गया। तो क्या इनिशियल था, तो हम इसमें ऑप्शन से हमें हेल्प मिल रही थी, हमने ऑप्शन से किया, वरना फिर इक्वेशन बना के करते। इसे करने का एक तरीका और है जो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये 2 क्वेश्चन कल की क्लास के लिए। फिर हम आ गए थे मिक्सचर पर। तो ये मिक्सचर, बैलेंसिंग, डायरेक्ट वेटेड मीन सबसे कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ क्या किया उसे रेशो से। तो यहां पर देखो हमारा टोटल क्या था, 5 लीटर और ये भी 5 लीटर, इसलिए हमने एलसीएम वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही रेशो एक होता 1:3 और एक होता 2:3, तो फिर हम ये कहते हैं अच्छा ये तो 4 पार्ट में से, ये 5 में से है, तो 4 और 5 का एलसीएम यानी 20। तो फिर हम 20 में से देखते हैं और फिर ऐड करते हैं। ठीक है। तो अगर सेम रेशो में मिक्स करना होता है तो डायरेक्ट कर देते हैं, और अगर किसी और रेशो में दिया होता है तो हम पहले इसको सेम बनाते हैं। जैसे 5 था तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, अगर 1:3 या 2:3 होता तो 20 हो जाता। तो पहले 20 लीटर में से हम मिल्क वाटर अलग अलग निकाल देते, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते। 1:4 है तो S1 तो वही रहता सॉल्यूशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, और फिर उसके अंदर करस्पॉन्डिंग मिल्क और वाटर देख लेते और उसके हिसाब से रेशो निकाल लेते। यहाँ 3 वेसल है, तो 3 वेसल को हम जब एलिगेशन या मिक्सिंग से करते हैं तो 3 का एक साथ नहीं कर सकते। हम पहले क्या करते हैं, ए और बी को मिक्स करते, फिर इसका जो मिक्सचर बनता उसको फिर सी से करते। तो 2 स्टेप में होता है वो। तो यहाँ हम रेशो से कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अच्छा 2:3, 3:1, 1:2। तो ये तो देखा ये 5 में से है, ये 4 पार्ट में से है, ये 3 में से है। तो हमने क्या करा, पहले इन सबका एलसीएम लेके एक कॉमन यूनिट बनाई कि सबको आउट ऑफ 60 निकाल लिया कितना कितना है।
तो पहले पार्ट में वो कह रहा था कि रेशो इक्वल है, इक्वल कैपेसिटी लेके मिक्स कर रहा है, तो हमने कहा 60 ही लेके चलो मिक्स कर लेते हैं, तो आंसर आ गया ये। सेकंड में वो कह रहा है 3:4:5 के रेशो में हो, तो हमने कहा 60 × 3 180 ले लेते हैं, 60 × 4 ये ले लेते हैं, 60 × 5। 60 से ही डायरेक्ट क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें आउट ऑफ 60 मिल्क और वाटर का अलग अलग कैपेसिटी पता थी, तो हमें 180 निकालने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल्क और वाटर पता चल गया कि ए में कितने हैं। बी 240 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी के अंदर मिल्क और वाटर पता चल गए। सी 300 है, इसके अंदर मिल्क और वाटर पता चल गया। टोटल मिल्क ऐड कर लिया, टोटल वाटर ऐड कर लिया, उसका रेशो आ गया। तो ये मिक्सिंग भी हो गई और रेशो भी उनका मेंटेन हो गया कि 3:4:5 के रेशो में मिक्सिंग की हमने। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने रेशो वाले मेथड से किए। तो अब जो आपको ज्यादा इजी, जो समझ में आ रहा है अच्छे से, आप उससे करो प्रैक्टिस। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बताना कि क्या समझ में नहीं आया। तो जो फ्राइडे की हम क्लास लेंगे कल के बाद, तो उसमें आप तब तक ये प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन चारों अलग अलग मेथड से करें। तो कोशिश करना है कि ये जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करके देखो। ठीक है? कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? किसी का क्वेश्चन? नहीं? क्लास एंड करें फिर? यस सर, जज़ाकल्लाह सर। ओ, अल्लाह हाफिज सर। ना, अल्लाह हाफिज। ना,